नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ वो खबरें जिसका सीधा इंपैक्ट पूरी दुनिया पर होता है, हम पर होता है, हमारे मुल्क पर भी होता है। हम आपको बताते हैं पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, बताते हैं ईरान और अमेरिका की जंग में ताज़ा खबर क्या है, होर्मुज को लेकर क्या अपडेट है, सारी खबरें वर्ल्ड नाउ में हम कवर करते हैं। आज वर्ल्ड नाउ में जो सबसे पहले खबर हम बताने वाले हैं वो है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू से जुड़ी हुई। जिन दो नेताओं ने पूरी दुनिया को उलझा कर रखा है, उनकी ही कुर्सी अब खतरे में है। कहते ना, अपनी कुर्सी को सलामत रखने की खातिर सरेआम दुनिया को परेशान कर रहे हैं। महल की नींव ना डगमगा जाए कहीं उसकी, इसलिए हर तरफ तूफान रखता है। ये पंक्तियां महज शेर नहीं, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीति की कड़वी सच्चाई भी है। आज दुनिया जिस बारूद के ढेर पर खड़ी है, उसके दो सूत्रधार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। ट्रंप अपनी डूबती राजनीतिक साख बचाने के लिए ईरान के साथ आग को बुझने नहीं देना चाहते। उधर नेतन्याहू के लिए युद्ध केवल सुरक्षा नहीं बल्कि सत्ता की ढाल बन चुका है। अमेरिका में 3 नवंबर 2026 को मिड टर्म चुनाव की अग्नि परीक्षा है, जिसे पार करना होगा डोनाल्ड ट्रंप को। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द गिरती अप्रूवल रेटिंग, महंगाई, महाभियोग की तलवार ने ट्रंप की पार्टी को इतना डरा दिया है कि अब उन्हें अपने ही चेहरे से परहेज करना पड़ रहा है। उधर इजराइल में बेनेट और लापिड ने टुगेदर का बिगुल फूंककर नेतन्याहू के 12 साल के तिलिस्म को चुनौती दे दी है। दोनों नेताओं ने एक ही पाठ पढ़ा है, जब तक जनता का ध्यान जंग और तूफान में उलझा रहेगा, कुर्सी सलामत रहेगी। लेकिन खबर यह है कि इजराइल में न तो बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी सुरक्षित है और न ही डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी अमेरिका में बचने वाली है। और यह सत्ता का जवाब काम नहीं आएगा। इन्हें जनता सत्ता के गलियारे से बाहर का रास्ता दिखाना चाह रही है। इतिहास गवाह जो कुर्सी के लिए पूरी दुनिया को जलाते हैं, अंत में वही उस राख में मिलते हैं। बताएंगे विस्तार से इसकी कहानी, कैसे डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू अपनी राजनीति की आखिरी दिनों को गिन रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर की बात करेंगे रूस और चीन की दोस्ती के बारे में। सारी दुनिया के 100 झमेले हैं, मगर मेरा किस्सा तो बस होर्मुज पर आकर अटक जाता है। डोनाल्ड ट्रंप की कड़वी हकीकत यही है, जो अब हर घंटे बेचैनी बढ़ा रहे हैं। कभी अमेरिका ईरान का पेच परमाणु और यूरेनियम पर फंसता है, कभी उनकी सुई होर्मुज पर अटकती है, तो कभी वो धमकी पर आकर टिकते हैं। लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और चीन ने ईरान के साथ खड़े होकर अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यानी एक तरफ ईरान में अमेरिका के साथ जंग जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक ग्लोबल अखाड़ा बन चुका है। बहरीन के प्रस्ताव को रूस और चीन ने वीटो का सुरक्षा कवच पहनाकर अमेरिका के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ईरान अब पूरी तरह से नो होल्ड्स बार्ड मोड में है। तेहरान ने दो टूक कह दिया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सिर्फ हमारी चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। अमेरिका को मॉडर्न समुद्री डकैत करार दे रहा है। सवाल यह है कि अगर होर्मुज का ये गला घोटना, तनाव सब कुछ ऐसे ही बना रहा, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का क्या होगा? उन देशों का क्या होगा जिनके पास तेल खत्म हो चुका है, जहां गैस की किल्लत बढ़ती जा रही है? तो क्या होर्मुज को लेकर अब संघर्ष ही आखिरी रास्ता है, या फिर रूस, चीन, ईरान मिलकर कोई शांति का रास्ता निकाल पाएंगे, कोई डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाल पाएंगे? यूएनएससी में क्या कुछ हुआ है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में किस देश ने क्या कुछ कहा है, होर्मुज को लेकर स्टेटस क्या है, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। फिर वर्ल्ड नाउ में आगे बातचीत करेंगे, क्या होर्मुज पर कोई गुड न्यूज मिलने वाली है, या होर्मुज को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है? फिलहाल सीजफायर तो है, लेकिन सुलह की उम्मीदें राख होती दिख रही हैं। ट्रंप लगातार होर्मुज को लेकर ईरान को धमकी दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो ताजा मैसेज किया है, उसमें लिखा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। तस्वीर साफ है, ट्रंप अब नरमी के मूड में नहीं है और ईरान परमाणु वार्ता वाली शर्तें मानना नहीं चाहता। अरब सागर की लहरों में बारूद का शोर बढ़ रहा है। अमेरिकी मरीन द्वारा जहाजों की तलाशी और ईरान का क्रोध की अग्नि वाला वीडियो महज धमकी नहीं है, बल्कि टकराव का काउंटडाउन है। ईरान ने तो अमेरिकी फाइटर जेट्स के जरिए ही अमेरिका को चुनौती दे डाली है। लेकिन इस तनाव के बीच एक बहुत बड़ी खलबली मची है। समुद्री घेरेबंदी को ईरान ने ऐसे मात दी जिसकी उम्मीद शायद अमेरिका को भी नहीं थी। ईरान अब समंदर से नहीं बल्कि पटरी से चीन को तेल भेज रहा है। 10,000 किलोमीटर लंबा ईरान चीन रेल नेटवर्क, जो समुद्री रास्ते से 40 दिन लेता था, महज 15 दिन में पूरा हो रहा है। अमेरिकी प्रतिबंधों की दीवार को ईरान ने रेल रूट से तोड़ दिया है। ट्रंप की धमकी एक तरफ, चीन ईरान की दोस्ती एक तरफ। सवाल ये, क्या अमेरिका की घेरेबंदी फेल हो गई
और इसके बाद अमेरिका क्या करेगा? क्या सीज़फायर खत्म होने वाला है जैसा डोनाल्ड ट्रंप बयान दे रहे हैं? नजर डालेंगे इस खबर पर भी और यह भी बताएंगे कि आखिर होर्मुज का क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं वर्ल्ड नाउ इन खबरों को विस्तार से। तो सबसे पहले बात डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की, और शुरुआत बहुत मशहूर लाइनों से। वो अपनी कुर्सी को सलामत रखने की खातिर सरेआम दुनिया को परेशान रखता है। वो अपनी कुर्सी को सलामत रखने की खातिर सरेआम दुनिया को परेशान रखता है। महल की नींव ना डगमगा जाए कहीं, महल की नींव ना डगमगा जाए कहीं उसकी, इसलिए हर तरफ तूफान रखता है। अगर इन लाइनों को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू से जोड़ दिया जाए तो बिल्कुल फिट बैठेंगे। ट्रंप के सामने मिड टर्म इलेक्शन में हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। उधर बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके सामने इसी साल चुनाव में हार जाने का खतरा है, और विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। ऐसे में मंशा यह है कि ना जंग से हटेंगे और न ही कुर्सी खतरे में आएगी। पहले तो बेंजामिन नेतन्याहू ने इस रास्ते को अख्तियार किया और ऐसा लगता है फिर नेतन्याहू ने यही पाठ ट्रंप को भी पढ़ा दिया, जिस कारण ट्रंप भी चाहते हैं कि ईरान जंग में सीज़फायर लेकर रहे लेकिन जंग खत्म ना हो और ना ही कोई डील हो और ना ही दूसरे मुद्दे खत्म हो। वजह क्या है इसके पीछे, मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस आने वाले हैं। मिड टर्म इलेक्शन में बहुत ज्यादा वक्त रह नहीं गया है। 3 नवंबर 2026 तक मिड टर्म इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हार की तलवार लटक रही है। 2026 के अमेरिकी मिड टर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के सामने संसद में रिपब्लिकन बहुमत को बचाने की बहुत कड़ी चुनौती है। क्यों चुनौती है? अव्वल तो डोनाल्ड ट्रंप के सामने गिरती अप्रूवल रेटिंग की दिक्कत है, महंगाई, ईरान के साथ तनावपूर्ण संबंध, संभावित महाभियोग का खतरा। इतिहास गवाह है कि मध्यावधि में राष्ट्रपति की पार्टी हारती है अक्सर, जो ट्रंप के लिए बिग बॉस बने रहने की राह को मुश्किल बना रहा है। मिड टर्म चुनाव में बहुमत खोने का खतरा, डेमोक्रेट्स जीते तो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आक्रोश बढ़ जाएगा और हो सकता है इंपीचमेंट लाया जाए, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया जाए। इस बात को डोनाल्ड ट्रंप कबूल भी चुके हैं कि मेरे खिलाफ इंपीचमेंट लाने की तैयारी हो रही है। और इसके बाद क्या होगा? आखिरी के 2 साल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति तो रहेंगे लेकिन वो पावरलेस हो जाएंगे। अप्रूवल रेटिंग में गिरावट, जनता नाराज है, कार्यकाल का अब तक का सबसे निचला स्तर है। इसे पार्टी को सीटों के नुकसान का डर लगने लगा है। फिर बढ़ती महंगाई भी है, ईंधन की कीमतों से लोगों में नाराजगी भी है। जी हां, अमेरिका में भी बहुत महंगाई है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि महंगाई और तेल की कीमतों पर असर दुनिया के अलग देशों में हो रहा है, अमेरिका में नहीं हो रहा है, तो आप गलत हैं। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ रही है, तेल की कीमतों में उछाल है। ऐसे में वहां के मतदाता डोनाल्ड ट्रंप से बहुत असंतुष्ट हैं और मिड टर्म इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप से किनारा करना चाहते हैं। कई अमेरिकी तो ट्रंप की नीतियों से असहमत हैं। रिपब्लिकन खेमे में भी नाराजगी है। ट्रंप के तीखे बयानों और व्यवहार पर चिंता जताई जा रही है। यानी अमेरिका और ट्रंप के सामने एक नहीं 100 चुनौतियां हैं और इन चुनौतियों से पूरा देश जूझ रहा है। वजह सिर्फ एक व्यक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका इस वक्त $39 ट्रिलियन के कर्ज में है। इतनी अमेरिका की टोटल वर्थ भी नहीं है। टोटल जीडीपी तो छोड़ ही दीजिए, अमेरिका की साख भी गिर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को कहीं का नहीं छोड़ा है। ईरान जैसे छोटे और कमजोर मुल्क ने जंग में अमेरिका को इतना ठोका कि पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना की किरकिरी हुई। अमेरिका इसके बाद बार बार समझौता और डील की बात करता रहा। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कारण। अब मिड टर्म इलेक्शंस तय करेंगे कि 2026 से 2028 तक ट्रंप की नीतियों पर मुहर लगेगी या उन्हें विपक्षी कांग्रेस के साथ उनकी बैसाखी पर बैठकर काम करना होगा।
200 में से 22 बार मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी ने अपनी संसदीय क्षेत्र में सीटें खोई हैं। यानी मिड टर्म का इलेक्शन अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए वैसे ही अग्नि परीक्षा होती है। उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने और माचिस मार दी है। जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होता है तो ट्रंप की कुर्सी जानी तय है। लेकिन ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे विपक्ष इनको भाव दे। हाँ, लेकिन अमेरिका को बर्बाद खूब किया है और अमेरिका को खोखला करने की पूरी रणनीति नजर आई है। इसलिए तो ईरान के लोग भी कहते हैं, चाइना के लोग भी कहते हैं, रशिया के लोग भी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को उनकी कुर्सी से हटाने का कोई फायदा नहीं है। जो काम चाइना, रशिया, ईरान, बाकी दुश्मन नहीं कर सके, वो काम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के लिए कर रहे हैं। रक्षा जानकार मानते हैं कि फिक्स है कि नवंबर में जब मिड टर्म इलेक्शन होगा तो ट्रंप की पार्टी हार जाएगी। इसका मुख्य कारण कुछ और नहीं बल्कि खुद ब खुद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है। यूएस में इस साल के आखिर में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। इलेक्शन को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ने बड़ा फैसला किया है। चुनाव में पार्टी ट्रंप के फेस का इस्तेमाल नहीं करेगी। यूएस कांग्रेस की 435, सीनेट की 35 सीटों पर चुनाव है। ट्रंप की रेटिंग गिरने के बाद रिपब्लिकन पार्टी में हार का डर है। उनको अब डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। कहते हैं रिपब्लिकन पार्टी भी ट्रंप पर भरोसा नहीं करना चाहती। पार्टी चाहती है कि ट्रंप के चेहरे पर चुनाव में ना जाया जाए, लेकिन उनकी जगह दूसरे मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में उनकी नीतियों और तानाशाही रवैये के कारण रिपब्लिकन पार्टी को बेचैन होना पड़ा है। पार्टी के कुछ सदस्य और विश्लेषक उनकी अतिवादी नीतियों को चुनावी हार का कारण मानते हैं, जबकि अन्य पार्टी वफादारी के तहत उनका समर्थन कर रहे हैं। कुछ रिपब्लिकन मानते हैं कि ट्रंप की नीतियां पार्टी को वोट चाहने वाली मुख्य धारा से दूर ले जा रही है और अतिवाद को यानी एक्सट्रीमिज्म को बढ़ावा दे रही है। इससे चुनाव में हारने का खतरा बढ़ गया है। कहते हैं ईरान जंग और मिड टर्म इलेक्शंस के कारण ट्रंप चारों खाने चित हो चुके हैं। उधर खबर है कि विपक्षी खेमा भी ट्रंप को लेकर रणनीति तैयार कर रहा है। ट्रंप के सामने मुसीबतें कैसे बढ़ गई हैं, यह भी देख लीजिए। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप के लिए हालात ठीक नहीं है। ईरान युद्ध लंबा खींचने से दुनिया भर में नाराजगी है, अमेरिका में भी नाराजगी है। जंग की वजह से ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग माइनस में है। विपक्षी दल 25th अमेंडमेंट की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप को मेंटली अनफिट करार देकर पद से हटाने की मांग हो रही है। पार्टी के अंदर भी उनके फैसलों को लेकर विरोध जारी है। अगर 2026 के मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी कांग्रेस का नियंत्रण खो देती है तो ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका होगा। इससे उनकी विधायी ताकत लगभग खत्म हो जाएगी। महाभियोग का खतरा बढ़ेगा और उनके फैसलों की कड़ी जांच शुरू होगी और उसके बाद हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़े। फिर ट्रंप का क्या होगा, चलिए आपको बताते हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस हार जाते हैं तो इसके बाद क्या होगा, यानी नवंबर 2026 के बाद क्या हो सकता है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारेंगे उन पर इंपीचमेंट लाया जा सकता है, उनको हटाने की तैयारी हो सकती है। डेमोक्रेट सदन में महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। महाभियोग प्रस्ताव पर वोटिंग कराई जाएगी। ट्रंप की प्रमुख आर्थिक नीतियों पर ब्रेक लगा दिया जाएगा। सामाजिक और टैक्स कटौती योजनाओं पर भी असर संभव है। ट्रंप के लिए अपना एजेंडा पास कराना मुश्किल हो जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक जितने फैसले लिए हैं सबकी रिवर्स में सबके फैसले लिए जाएंगे। ट्रंप के आदेशों और फैसलों की जांच, संभव प्रशासनिक फैसलों पर कड़ी संसदीय निगरानी और ट्रंप के दबदबे को भी चुनौती दी जा सकती है। अमेरिकी सिस्टम में मिड टर्म चुनाव में राष्ट्रपति की पार्टी का हारना आम बात मानी जाती है, लेकिन यह हार उनके दूसरे बचे हुए कार्यकाल में 2 वर्षों को बेहद चुनौतीपूर्ण बना देती है। अब एक थ्योरी यहां पर यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से नहीं चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि अगर ये लड़ाई खत्म हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में जाकर लोगों के सवालों का जवाब देना होगा। लेकिन अगर ये लड़ाई चलती रही, सीजफायर का दौर चलता रहा और ऐसी बयानबाजी साल तक चलती रही तो डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को बाईपास कर सकते हैं, स्पेशल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चुनाव को टाल सकते हैं और मिड टर्म के जगह डायरेक्ट 2.5 साल के बाद इलेक्शन की बात कर सकते हैं, जिसमें वो कहेंगे कि देश इस वक्त एक इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा है, देश एक बहुत मुश्किल दौर का सामना कर रहा है और इसलिए अभी इलेक्शन जरूरी नहीं है। इलेक्शन बाद में भी करा लिए जाएंगे, अभी जरूरी यह है कि देश की सुरक्षा को कैसे इंटैक्ट किया जाए। याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी रिजीम में सेम बहाना कहां इस्तेमाल किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी बहाने को इस्तेमाल किया था पूरी दुनिया पर टैरिफ इंपोज करने पर, जब उन्होंने अपने राष्ट्रपति होने के स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया।
और इस पावर का इस्तेमाल तब कर सकते हैं जब वो ये बात बता दें, साबित कर दें कि अमेरिका इस वक्त आपातकाल स्थिति में है, इमरजेंसी जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। और उसी पावर का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस को भी टालना चाहते हैं। और यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान के साथ हमेशा हमेशा के लिए युद्ध खत्म हो जाए। वो चाहते हैं बिल्ली और चूहे का खेल चलता रहे। और यही वजह है एक और नेता के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू ने पिछले 4 साल से इजराइल को युद्ध में उलझा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दो ऐसे नेता जिनके फैसले सिर्फ उनके देश तक सीमित नहीं रहते, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव हो या वैश्विक मंच पर शक्ति प्रदर्शन, हर कदम का असर सीधे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों पर पड़ता है। सुरक्षा के नाम पर लिए गए फैसले, प्रतिबंधों की राजनीति और सैन्य गतिविधियां, इन सब ने दुनिया को एक ऐसे जाल में उलझा दिया है जहां हर देश किसी ना किसी पक्ष में खड़ा दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप से लेकर ईरान तक सभी को उलझा रखा है, तो वहीं बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के अलावा अपने आसपास के देशों को जंग में उलझा कर बैठे हुए हैं। लेकिन इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा। बेंजामिन नेतन्याहू की भी कोशिश वही है, आने वाले इलेक्शंस में कैसे अपनी कुर्सी बचाई जाए। मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन इस पर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, पहले वो सुन लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रेटिंग लगातार गिरती जा रही है। 47% से करीब 30% पर आ गई है। और अब अगर वो कोई ना कोई ऐसी कामयाबी ईरान के खिलाफ नहीं दिखाते हैं अपनी जनता को, तो बहुत मुमकिन है कि आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में वो इलेक्शन हार जाए। और इसलिए उन्होंने नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है। दुनिया का जो हाल हो तो हो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बचा कुचा गला भी घोट दिया गया है। ऐसे ही इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, उनके ऊपर भयंकर भ्रष्टाचार के चार्जेस हैं, अनियमितताओं के चार्जेस हैं। और अब अगर वो लड़ाई रोक देते हैं और इलेक्शंस के अंदर हार जाते हैं, तो इलेक्शन में हारना तो निश्चित ही है, ये भी तय है कि उसके बाद वो जेल भेज दिए जाएंगे। लिहाजा वो लाख कहने के बाद भी लड़ाई जारी है। वो डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुन रहे हैं और उन्होंने तो साफ कह दिया है कि मैं किसी तरह की पीस डील का हिस्सा नहीं हूँ, मैं कोई भाग नहीं ले रहा हूँ वार्ताओं के अंदर। और उन्होंने सीज फायर के बावजूद साउथ लेबनान के अंदर लड़ाई जारी रखी है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ये दो ऐसे लीडर हैं जो इस समय लड़ाई को जारी रखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों नेता लड़ाई खत्म नहीं करना चाहते। अब नेतन्याहू की कुर्सी कैसे खतरे में, ये कहानी भी जान लीजिए। इजराइल में 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ एक साथ चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, यानी उन्होंने गठबंधन कर लिया है। उनका मकसद यह है लंबे समय से सत्ता में रहे नेतन्याहू को पद से हटाया जाए। दोनों पहले भी 2021 में साथ आए थे और उन्होंने अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों को जोड़कर 12 साल से चली आ रही नेतन्याहू की सत्ता को चुनौती दी थी और उन्हें सत्ता से बेदखल किया था। अब दोनों नेताओं ने फिर से एक साथ आने और एक नई पार्टी बनाने का फैसला किया है। इस पार्टी का नाम टुगेदर रखा गया है। इसकी अगुवाई नफ्ताली बेनेट करेंगे और वही पीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे। इजराइल में आगामी संसदीय चुनाव आधिकारिक तौर पर अक्टूबर 2026 के अंत तक निर्धारित हैं, यानी वही लगभग मिड टर्म इलेक्शंस के आसपास, क्योंकि मौजूदा 25वीं नेसेट यानी कि संसद का कार्यकाल तभी समाप्त हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की राजनीतिक स्थिति वर्तमान में काफी नाजुक बनी हुई है। ताजा रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि उनके सत्ता में बने रहने को लेकर कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। उनमें जंग से लेकर भ्रष्टाचार तक के एलिगेशन है। नेतन्याहू की कुर्सी कैसे खतरे में है, यह भी जानते हैं। नेतन्याहू के 2 बड़े विरोधी एक साथ चुनाव में आ गए हैं। नफ्ताली बेनेट और यार लैपिड ने हाथ मिलाया है और बेया चाद नाम से गठबंधन बनाया है। उद्देश्य यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर किया जाए, इलेक्शन में हराया जाए, क्योंकि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ विरोध भी तेज हो गया है।
इस्तीफे और समय से पहले चुनाव की मांग भी बढ़ रही है। नीतियों को लेकर जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। ताजा सर्वे के मुताबिक लोकप्रियता में गिरावट भी देखी गई है। आज की तारीख में इजराइल के 56% लोग बेंजामिन नेतन्याहू को पीएम पद पर नहीं देखना चाहते हैं। युद्ध नीतियों से जनता में नाराजगी बढ़ रही है। रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के आरोप में 3 मामलों में पहले से ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है और इसलिए विपक्षी नेता उनकी नैतिकता पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जब तक इजराइल जंग में बना रहेगा तब तक वहां आम चुनाव नहीं कराए जा सकते। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर और इसी नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर बेंजामिन नेतन्याहू अभी तक चुनाव टालते आए हैं। ईरान, गाजा और लेबनान के साथ चल रहे तनाव के बीच उन पर युद्ध को सही ढंग से न संभालने और सुरक्षा विफलताओं के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी गठबंधन का कहना है कि वो सुरक्षा नीति में तो नेतन्याहू जैसे कड़े कदम उठाएंगे, लेकिन देश के आंतरिक मुद्दों और सेना में धार्मिक लोगों की भर्ती जैसे विषयों पर सुधार करेंगे। यानी नेतन्याहू की नीतियों का विरोध इजराइल में शुरू हो चुका है। ईरान और अमेरिका संघर्ष विराम चाहते हैं, लेकिन इजराइल सीजफायर नहीं चाहता। इजराइल और लेबनान में संघर्ष विराम और सीजफायर के बावजूद इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ एक्शन ले रहा है। इससे क्या अनुमान निकलता है, क्या अंदाजा निकलता है? इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेतन्याहू वॉर खत्म नहीं करना चाहते। फिलिस्तीन के साथ खत्म तो हिजबुल्लाह के साथ शुरू, हिजबुल्लाह के साथ खत्म तो ईरान के साथ शुरू, ईरान के साथ खत्म तो किसी और देश के साथ शुरू। और इसके पीछे के कारण भी हैं। नेतन्याहू अगर जंग से निकल गए, या यूं कहें इजराइल अगर जंग से निकला, तो नेतन्याहू पर 3 भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं और इस मामले में बेंजामिन नेतन्याहू को जेल जाना पड़ सकता है। यानी अमेरिका से लेकर इजराइल तक, नेतन्याहू से लेकर ट्रंप तक, दोनों की कुर्सी और बादशाहत खतरे में। दोनों जगहों पर चुनाव होने हैं। अक्टूबर में इजराइल में आम चुनाव होना है तो नवंबर महीने में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। मिड टर्म चुनाव में पार्टी को हार का खतरा है। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका में नवंबर में चुनाव होने हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू की कुर्सी भी खतरे में। अक्टूबर में इजराइल में चुनाव हो सकते हैं। चुनाव को लेकर विपक्ष ने खास तैयारी भी कर ली है। यहां से देखना यह होगा कि दोनों चुनाव में क्या इन दोनों की वापसी हो पाएगी, या फिर एक बस नाम के और एक पूर्व प्रधानमंत्री बनकर रह जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप अगर हारते हैं तो उनकी विधायी शक्तियां चली जाएगी, वो बस नाम के राष्ट्रपति रह जाएंगे। और अगर नेतन्याहू हारते हैं तो ये बगैर किसी काम के पूर्व प्रधानमंत्री हो जाएंगे और हो सकता है इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़े। वो कहते हैं ना, अपनी कुर्सी के लिए वो आग लगाए बैठे हैं, सुकून बिक गया है और वो अशांति पा बैठे हैं। सभी को जोड़ने की बात करते थे कभी, आज वो अपनों को ही अपनों से लड़ाए बैठे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू फिलहाल इसी रास्ते पर हैं, लेकिन इन दोनों इलेक्शंस में दोनों के ऊपर हार की तलवार लटक रही है। अगली खबर की तरफ। होर्मुज पर क्या होर्मुज खुल पाएगा? होर्मुज का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों के बीच चूहे और बिल्ली का खेल। कभी परमाणु कार्यक्रम पर, कभी यूरेनियम पर, कभी होर्मुज पर, कभी तेल के कुओं पर, कभी तेल पर। ये खेल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और होर्मुज जहां से पहले तेल गुजरा करता था, वहां अब 2 ब्लॉकेड है। एक IRGC का ब्लॉकेड और दूसरा अमेरिकी नेवी का ब्लॉकेड। और यही मामला पहुंचा है UN सिक्योरिटी काउंसिल। UNSC में आज बड़ी बड़ी महाशक्तियां आमने सामने आ गई। जब UNSC में इस मामले को उठाया गया तो ईरान के दोस्तों ने ईरान का बचाव किया और कहा कि होर्मुज पर अधिकार सिर्फ ईरान का है, वहां पर किसी दूसरे और बाहरी तत्वों की दादागिरी बर्दाश्त नहीं होगी। रूस ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मामले में ईरान का खुला सपोर्ट किया। संयुक्त राष्ट्र में रूस की राजदूत वैसिली नेबेंचिया ने कहा कि ईरान को इस रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने का पूरा अधिकार है। युद्ध की स्थिति में कोई भी देश अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठा सकता है। वो अपने क्षेत्रीय जल में नेविगेशन को पूरी तरह से सीमित कर सकता है। यह इंटरनेशनल लॉ और सुरक्षा की जरूरतों के तहत
सही माना जाएगा। यानी रूस ने यूएनएससी में ईरान का साथ दिया है। होर्मुज मुद्दे पर रूस खुलकर ईरान के साथ। रूस ने अमेरिका को आधुनिक समुद्री डाकू करार दिया है। ईरान को होर्मुज में नाकेबंदी का अधिकार होना चाहिए, इसके सपोर्ट में है रूस। और होर्मुज के पास अमेरिका दादागिरी नहीं कर सकता, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका दादागिरी कर रहा है, यह बात रूस ने कही है। रूस यह मानता है कि युद्ध की स्थिति में कोई भी देश अपने तटीय क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने इलाके में क्षेत्रीय जल में शिपिंग को सीमित कर सकता है, और यही काम ईरान ने किया है। ईरान को अधिकार है कि वो होर्मुज में घेरेबंदी करे। युद्ध में उसको खतरा है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? रूस ने इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून की व्याख्या करते हुए कहा कि ऐसे कदम सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं के तहत वैध माने जा सकते हैं। रूसी राजदूत ने पश्चिमी देशों की तीखी आलोचना करते हुए उन्हें आधुनिक समुद्री डाकू करार दिया है। रूस ने आरोप लगाया कि पश्चिमी देश अपने गैर कानूनी कदमों को एक तरफा प्रतिबंधों और दबाव की नीतियों के जरिए छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले पर रूस ने यूरोपीय देशों को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि यूक्रेन द्वारा काला सागर में रूसी व्यापारिक जहाजों पर हमला किया जा रहा है और यूरोप इसका समर्थन करता है। उन्होंने कहा कि यह रुख अंतर्राष्ट्रीय नियमों के विपरीत है और वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। इससे पहले बहरीन ने यूएन में एक प्रस्ताव दिया था, शायद आपको याद हो, जिसमें होर्मुज में ईरान की दादागिरी और जहाजों को रोकने को लेकर विरोध किया गया था। और इस प्रस्ताव में यह भी था कि दुनिया के बड़े बड़े देश एक वैश्विक नेवी का अलायंस बनाएं और होर्मुज में भेजकर होर्मुज को खुलवाएं। बहरीन ने कहा था कि यूएनएससी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में बहरीन के प्रायोजित और अमेरिकी समर्थित उस प्रस्ताव को वीटो कर दिया, जो होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा के नाम पर ईरान के खिलाफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन की अनुमति मांग रहा था। 15 सदस्यीय परिषद में 11 देशों ने रूस का समर्थन किया और रूस और चीन ईरान के समर्थन में खड़े थे। यानी मिडिल ईस्ट जंग हो या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन, हर जगह पर रूस और चीन ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं। उधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर सिर्फ ईरान की चलेगी। वो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी नहीं मानेगा। ईरान ने अमेरिका को समुद्री डकैत करार दिया है और तुरंत जब्त जहाजों को छोड़ने की मांग की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के मंच से ईरान ने अमेरिका को वार्निंग दी। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपने दावे को दोहराया और कहा कि इस इलाके में सिर्फ उसकी ही चलेगी, यहां कोई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून लागू नहीं होगा। ईरान ने नियमों को मानने से इनकार कर दिया है और ईरान ने अमेरिका को समुद्री डकैत करार दे दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से वो बात कह दी जो पिछले कई दशकों में किसी भी देश के कहने की हिम्मत नहीं हुई। ईरान ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अब वही कंट्रोल करेगा, यहां किसी भी तरह के किसी अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू नहीं होने देगा। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा कि वो 1982 के यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का हिस्सा नहीं है। ईरान ने दो टूक कहा कि वो इस संधि के प्रावधानों से बाध्य नहीं है। मतलब साफ है, होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हैं उसे ईरान मानने से इनकार कर रहा है। ईरान ने तर्क दिया है कि होर्मुज के तटीय राज्य के रूप में उसे वहां वैध और कानूनी अधिकार प्राप्त है। ईरान का ये रुख समुद्री सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद की बैठक में पूरी तरीके से हावी रहा, जहां वो बार बार अपनी संप्रभु राष्ट्र होने का हवाला देता रहा। ईरान ने न केवल कानूनों को नकारा बल्कि वहां अपनी सैन्य मौजूदगी को भी जायज ठहराया। ईरान ने कहा कि उसे होर्मुज में उभरते सुरक्षा खतरों से निपटने का पूरा अधिकार है। होर्मुज का शत्रुतापूर्ण या सैन्य उद्देश्य के लिए दुरुपयोग रोकने हेतु वो कोई भी कदम उठाने के लिए आजाद है, क्योंकि उसकी सीमा वहां से शुरू होती है। सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना अब ईरान की जिम्मेदारी है और यह इलाका ईरान के अधिकार क्षेत्र में आता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बयान होर्मुज पर ईरान के पूर्ण सैन्य नियंत्रण के आधिकारिक घोषणा की तरह है।
जहां वो अब अपनी मर्जी से इस इलाके को ऑपरेट करेगा। ईरान ने अपनी आक्रामकता का रुख अमेरिका की ओर मोड़ते उसे चेतावनी भी दी है। ईरान ने कहा है कि फारस की खाड़ी में होर्मुज में समुद्री परिवहन में किसी भी प्रकार से व्यवधान के लिए पूरी तरीके से अमेरिका जिम्मेदार होगा। ईरान ने सुरक्षा परिषद में अमेरिका की हरकतों को समुद्री डकैती करार दिया और अमेरिका द्वारा समुद्री नाकेबंदी करना, ईरानी जहाजों की अवैध जब्ती करना और चालक दल को बंधक बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूएन चार्टर का खुला उल्लंघन भी है। यह आक्रामकता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ईरान ने यूएनएससी में अपील की है कि वो अमेरिका की इन अवैध कार्रवाइयों के लिए उसे जवाबदेह ठहराए और जब्त किए गए सभी जहाज और चालक दल की तुरंत सुरक्षित रिहाई सुनिश्चित की जाए। जब यूएनएससी की बैठक चल रही थी उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं, किस तरह से यूएनएससी में लोग बैठकर इस मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये आज इंटरनेशनल क्राइसिस बन चुका है। ईरान ने अमेरिका के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में शिकायत भी की। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि चिट्ठी में ईरान ने अमेरिका पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके जहाजों को जब्त करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। अमेरिका समुद्र के नियमों को अनदेखा कर रहा है और मनमाने तरीके से कार्रवाई कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरानी राजदूत अमीर सईद इरावनी ने कहा कि अमेरिका ने मजेस्टिक और टिफनी नाम के जहाजों को कब्जे में लिया है और लगभग 38 लाख बैरल ईरानी तेल उसके कब्जे में है। ईरान कह रहा है यह दिन दहाड़े डाका डालने जैसा है। उसके मुताबिक यह कदम गैरकानूनी है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सीधा दखल है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका की यह कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और समुद्र से जुड़े कानूनों का उल्लंघन करती है। इरावनी ने यह भी कहा कि अगर ऐसे कदमों को नहीं रोका गया तो यह एक खतरनाक उदाहरण बन सकता है जिसे पूरी दुनिया में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ सकती है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी से मांग की है कि अमेरिका के इस कदम की फौरन निंदा की जाए और अमेरिका को यहां से पीछे हटने को कहा जाए। अब ये जो यूएनएससी की बात बार बार की जा रही, क्या है यूएनएससी? जहां पर वीटो लगाया जाता है, कौन कौन से देश वीटो लगा सकते हैं? तो यूएनएससी को समझने के लिए पहले यूएन समझना होगा। यूएन एक 193 सदस्य राष्ट्रों वाला वैश्विक संगठन है, जबकि यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को कहते हैं। यूएन के 6 प्रमुख अंगों में से जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूएन आम सभा में 193 सदस्य हैं जो सभी विषयों पर चर्चा करते हैं, जबकि यूएनएससी में केवल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी, जिनके फैसले सभी पर बाध्यकारी होते हैं। अब कौन कौन स्थायी सदस्य है? स्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन है। यूएन के फैसलों का सदस्य देशों को पालन करना होता है। 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर पर अगर प्रस्ताव पर वीटो पावर लगा दिया गया तो उस प्रस्ताव को खारिज किया जाएगा। यूएन उसे कतई नहीं मान सकता है। यूएनएससी का मुख्य काम अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखना है, संघर्षों को सुलझाना है और जरूरत पड़ने पर पीस कीपिंग फोर्स को तैनात करना है। फिलहाल यूएनएससी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन सदस्य हैं, लेकिन अमेरिका के साथ न तो ब्रिटेन खड़ा है, ना फ्रांस खड़ा है, ना ही रूस, ना ही चीन। सब ईरान के साथ हैं। ब्रिटेन तो कल फिर से कहा है कि हमें इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, हम इस तरह के बेवजह के युद्ध में खुद को नहीं फंसा सकते हैं। तो क्या यूएनएससी में अकेले अमेरिका फंसा हुआ है? जबकि अस्थायी सदस्यों की बात करें तो 2026 के दिसंबर तक पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस और पनामा है, जबकि 2026-2027 में दिसंबर 2027 तक बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य डीआरसी, लातविया और लाइबेरिया फिलहाल शामिल है। यानी अगर कोई मुद्दा होगा तो ईरान को बचाने के लिए यूएनएससी में रूस और चीन बैठे हैं, वो वहां ईरान के लिए वीटो लगाएंगे। अब देखना यह है कि अमेरिका के साथ साथ कौन खड़ा होता है। वैसे अमेरिका अगर इकलौता भी वीटो लगाता है तो प्रस्ताव खारिज होगा, इसलिए इसे वीटो पावर कहते हैं। उधर रूस और चीन खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं, ये सबके समझ आ रहा है।
देखना होगा कि यूएनएससी में क्या इस मामले को सुलझा लिया जाएगा या फिर इस मामले का फैसला अब जंग के मैदान में ही होगा। और जब जंग के मैदान की बात हो रही है, अगली खबर में कि जंग के मैदान में फिलहाल क्या चल रहा है। दोनों देशों के बीच सीजफायर पर बातचीत होनी है, लेकिन एक बार फिर बातचीत परमाणु डील पर अटक गई है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए अंदाज में धमकी दी है। यह है डोनाल्ड ट्रंप का वो नया धमकी वाला अंदाज जिसमें उन्होंने बहुत बड़े बड़े बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए और पढ़ने समझने की कोशिश कीजिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या लिखा है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार एआई का इस्तेमाल किया है, खुद को स्पेशल एजेंट के तौर पर दिखा रहे हैं और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, नो मोर मिस्टर नाइस गाय। और पीछे पहाड़ों पर धमाके की तस्वीर देखी जा सकती है। इस सीन को याद कीजिए, कुछ ऐसी ही तस्वीर, ऐसे ही पिक्चर, एक मूवी आई थी हॉलीवुड में, बहुत फेमस मूवी है, उसमें भी हीरो खड़ा होता है और पीछे बहुत तेज धमाके होते हैं। याद कीजिए। इस शो के अंत में मैं आपको उस फिल्म का नाम बताऊंगा। खैर, तो डोनाल्ड ट्रंप धमकी देने में उस्ताद है, लेकिन उनकी धमकी का असर कितना हो रहा है? क्या होर्मुज खुलने वाला है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट किया और लिखा कि ईरान की धमकी पर डोनाल्ड ट्रंप ने हड़काया, लिखा, बेहतर है समझ जाओ, मैं अब मिस्टर नाइस नहीं बनूंगा। ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि ईरान सही तरीके से समझना नहीं जानता है, समझौता करना नहीं जानता है, उसे जल्द ही समझदारी दिखानी चाहिए। इस पोस्ट के साथ एक तस्वीर भी साझा की गई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही कमांडो लुक में नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो स्पेशल सर्विस के एजेंट। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत क्या है? होर्मुज अभी भी बंद है। बेशक फोटो में कितना बड़ा भी गन उठा लें डोनाल्ड ट्रंप, वो ईरान के साथ डील नहीं कर पाए। और ईरान ने अमेरिका को जो प्रस्ताव भेजा था, अमेरिका उस पर राजी नहीं है। अमेरिका चाहता है ईरान परमाणु मुद्दे पर फौरन बात करे। ईरान चाहता है कि सबसे पहले होर्मुज खुलना चाहिए, फिर हम युद्ध के खात्मे और परमाणु कार्यक्रम पर भी बात कर रहे हैं, जिसके लिए ईरान चाहता है कि अमेरिका अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दे और अमेरिका चाहता है कि ईरान होर्मुज खोल दे। इसलिए अमेरिका ईरान के प्रस्ताव से खुश नहीं है। ईरान ने हाल ही में अमेरिका को प्रस्ताव दिया जिसमें होर्मुज खोलने और युद्ध खत्म करने का प्रस्ताव था, लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव को लेकर आश्वस्त नहीं है। अमेरिका परमाणु हथियारों पर भी बातचीत चाहता है। ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बाद में बातचीत करना चाहता है। पहले वो ये चाहता है कि होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खुल जाए, जिससे कई देश फिर से खुली हवा में सांस ले सके, वरना तो कई देशों के तो चोक होने जैसे हालात हो गए। इसलिए दोनों में विवाद गहराता जा रहा है। अब तस्वीर आपको दिखाते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक तस्वीर पोस्ट की। यूएस सेंटकॉम ने अरब सागर में 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के यूएस मरीन ने एमवी ब्लू स्टार 3 को कब्जे में लिया। जरा तस्वीर लेकर आइए। जहाज ईरानी बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए ईरान जाने की कोशिश करना चाहता था और यूएस सेना ने जहाज की तलाशी लेने और यह पक्का करने के बाद जहाज को छोड़ दिया और यह हिदायत दी कि अपनी यात्रा के दौरान किसी भी ईरानी बंदरगाह पर ना रुके। और किस तरह से इस एक्शन को चला गया, जरा ये तस्वीर आप देखिए। ये विजुअल्स यूएस सेंटकॉम ने जारी किए हैं, एकदम फिल्मी अंदाज में हेलीकॉप्टर के जरिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अब तक अमेरिकी घेराबंदी की वजह से, सर्च ऑपरेशन की वजह से, इस तरह की रेड की वजह से 39 जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा।
अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं जिसे ईरान ने पोस्ट किया है। IRGC की नौसेना अधिकारी ने इसे पोस्ट कर लिखा कि हम नई आक्रामक कार्रवाई का जवाब अब एक नए आश्चर्य से देंगे। अमेरिका की एक और गलतफहमी और हम उसके विशाल युद्धपोत को अपने क्रोध की अग्नि में भस्म कर देंगे। यानी ईरान भी फुल फायर मोड में है और वो अमेरिका को हल्के में नहीं ले रहा है। लेकिन अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं वो अब ईरान के निशाने पर हैं और ये तस्वीर जारी की, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये ईरान की IRGC की तरफ से जारी की गई तस्वीर है जिसमें मिसाइल ताकत दर्शाई गई है IRGC की। अब आपको दिखाते हैं एक और AI वीडियो जिसे ईरान ने जारी किया है, जिसमें ईरान ने बताने की कोशिश की है कि वो कुवैत स्थित अमेरिकी अड्डे पर F-5 लड़ाकू विमान से कैसे हमला कर रहा है। हालांकि जिस F-5 लड़ाकू विमान को ईरान दिखाने की कोशिश कर रहा है वो अमेरिकी फाइटर जेट ही है, लेकिन ये बहुत पुराना है, जिसे 1979 से पहले ही ईरान ने दिया था। यानी अमेरिकी फाइटर जेट से ही अमेरिका को नुकसान पहुंचाया ईरान ने, जिसके बाद ये AI जनरेटेड तस्वीर जारी की है IRGC ने। जरा आप देखिए। Sir, we've got 3 fighters down to a friendly fire. Damn it! How the hell did we mistake friendlies for hostile target? شاید دیگه نتونی برگردی. این کار باید انجام بشه. به سمت پایگاه دشمن در حال حرکتم. ارتفاع رو کم میکنم. कहते हैं ना, आपदा को भी अवसर में बदला जा सकता है और ईरान यही कर रहा है। समुद्री मार्ग बंद होने के बाद ईरान न सिर्फ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है बल्कि अब नए व्यापारिक रूट भी तलाश रहा है। ईरान रेल नेटवर्क के जरिए अब तेल एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। ईरान समुद्री दबाव से बचने और कम कीमतों का लाभ उठाने के लिए रेल मार्ग से चीन को तेल निर्यात कर रहा है। इससे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है और चीन को फिर से तेल की आपूर्ति हो सकती है। ईरान और चीन के बीच माल ढुलाई के लिए एक रेल मार्ग सक्रिय है जो लगभग 10,000 किलोमीटर लंबा है। यह मार्ग चीन के शिनजियांग से शुरू होकर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के रास्ते तेहरान के अप्रिन ड्राई पोर्ट तक जाता है, जो समुद्री मार्ग की तुलना में यात्रा के समय को 30 से 40 दिन से घटाकर महज 15 दिनों में पूरा करता है। अब ये रूट जो है इसको भी समझ लीजिए, इसके लिए तैयारी बहुत पहले से चीन ने की थी। चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान तक ये रेल लाइन बिछी हुई है। अब जरा मैप के जरिए आपको दिखाते हैं। इस रास्ते से लगभग 14 से 15 दिन का समय लगता है, जो समुद्री मार्ग की तुलना में आधा वक्त है। यह मार्ग चीन के वन बेल्ट वन रोड OBOR और सिल्क रोड रेलवे का भी हिस्सा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करते हुए व्यापार को बढ़ावा देता है। यानी चीन को इस बात की जानकारी थी कि अमेरिका आज नहीं तो कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक आएगा और ये रास्ता बंद करेगा, और इसके लिए उसने पूरी दुनिया में सड़कें और रेल लाइन बिछाने की कोशिश की, और आज चीन को इस बात का फायदा मिल रहा है। बाकी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने का इंतजार कर रही है। जाहिर सी बात है, इससे अमेरिका को झटका लग रहा है। अब अमेरिका क्या करेगा ये अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि अमेरिका चुप नहीं बैठेगा, खामोश नहीं बैठेगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी जब डोनाल्ड ट्रंप की मियाद पूरी होगी, उनका अल्टीमेटम खत्म होगा। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक में चांस पहले आपको बता दें, इंडिया डेली आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।